नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम दक्षिण भारत के उस शानदार ऐतिहासिक सफर को ट्रेस करने वाले हैं जो 1750 के दशक के क्षेत्रीय सरदारों के विरोध से शुरू होकर 1911 की एकदम संगठित क्रांति तक पहुंचता है। ये एक स्टडी गाइड की तरह काम करेगा जहां हम समझेंगे कि कैसे ये स्थानीय विरोधी आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद बने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी इस स्टडी गाइड के कुछ मुख्य पड़ाव हैं। पहले हम पॉलीगर सिस्टम का टूटना समझेंगे, फिर अलगमुथु कनेरा की पहली बगावत को देखेंगे। उसके बाद विद्रोह कैसे आगे बढ़ा और आखिर में वेंचनाथन के संगठित प्रतिरोध को देखते हुए पूरे सफर का एक छोटा सा रिकैप करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने पहले हिस्से पर आते हैं, पॉलीगार सिस्टम का भंग होना। दरअसल ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से पहले की जमीनी स्थिति समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो ऐतिहासिक पाठ्यांश हम देख रहे हैं उसमें पलायम्स और पलायाकारज का जिक्र है। सुनकर ये शब्द थोड़े नए लग सकते हैं, पर आसान शब्दों में ये स्थानीय सरदारों का एक बहुत ही पुराना परंपरागत ढांचा था। ये सिस्टम 1529 में मदुराई के नायक शासकों ने शुरू किया था और लगभग 200 सालों तक बेहद बढ़िया ढंग से चल रहा था। अब थोड़ा और डीपली देखते हैं कि आखिर ये पॉलीगार, जिन्हें तमिल में पलायाकारर कहते हैं, होते कौन थे। असल में ये वो शासक थे जिनके पास एक छोटा राज्य या क्षेत्र होता था। इन्हें वहां रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने हिस्से का प्रशासन करने की पूरी आज़ादी होती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू वसूली अपने हाथ में लेने की कोशिश की। सीधी सी बात है, जब 200 साल पुरानी आज़ादी छीनी जाएगी तो असंतोष तो भड़केगा ही। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पहला विरोध, जो किया था अलगमुथु कोने ने। चलिए देखते हैं इस बदलाव का जमीनी असर कैसा रहा। मावीरन अलगुमुथु कोने की शख्सियत अपने आप में कमाल की है। इन्हें एक अग्रणी हिंदुस्तानी पोलीगार माना जाता है। जरा सोचिए, इन्होंने 1750 के दशक में ही प्रेसिडेंसी की सेनाओं के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। हम अक्सर 1857 की क्रांति की बात करते हैं, पर यह उससे लगभग एक पूरी सदी पहले की बात है। हैरतअंगेज है ना? उनके विद्रोह का सबसे दिलचस्प पहलू उसकी स्थानीय रूपरेखा थी। वो थूथुकुड़ी के कटालमकुलम से थे और एतायप्पा नायकर की सेना में एक जनरल थे। 1750 से 1759 तक उन्होंने लगातार ब्रिटिश फौज का मुकाबला किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका मकसद किसी बड़ी राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित नहीं था, बल्कि अपनी जमीन, अपने क्षेत्र को विदेशी टैक्स और अतिक्रमण से बचाना था। ये शुद्ध रूप से एक क्षेत्रीय रक्षा की लड़ाई थी। इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद भी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1759 में कोने को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें और उनके सैनिकों को ब्रिटिश और मरुथनायकम की सेनाओं ने पकड़ लिया। कहा जाता है कि कोने तोपों के सामने बिल्कुल मुस्कुराते हुए खड़े रहे और उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। यह दर्दनाक घटना साफ दिखाती है कि उन शुरुआती विद्रोहों को कितनी क्रूरता से कुचला गया था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विद्रोह का विकास। ये एक ऐसी ट्रांजिशन थी जहां आइसोलेटेड सरदारों की लड़ाई एक बड़े गठबंधन में बदलनी शुरू हुई। इस दौर की सफर पर नजर डालिए। औपनिवेशिक शासन के इन 5 दशकों में आक्रोश लगातार बढ़ता ही गया। 1750 के दशक में कोने की बगावत से लेकर 1799 में वीरा पांड्या कट्टाबोमन को दी गई फांसी, उसके बाद 1801 का मरुतु ब्रदर्स का संघर्ष और आगे चलकर 1806 का मशहूर वेल्लोर विद्रोह। ये क्रम दिखाता है कि गुस्सा अब अलग अलग क्षेत्रों से आगे बढ़कर एक बड़ी शक्ल लेने लगा था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण थी 1801 की तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन या घोषणा। मरुथु पांड्यार भाइयों ने जो ये पर्चा निकाला, वो सच में विचारधारा के विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। उन्होंने इसे तिरुचि किले के नवाब के महल और श्रीरंगम मंदिर की दीवारों पर लगवा दिया था। इस घोषणा को पढ़ने पर समझ आता है कि यह अपने दौर से कितनी आगे की बात थी। ये सीधे तौर पर भारतवासियों से क्षेत्र, जाति और धर्म के भेदभाव भुलाकर एकजुट होने की अपील थी। यानी अब असली लक्ष्य सिर्फ अपनी जमीन का टुकड़ा बचाना नहीं रह गया था, अब तकनीक यूरोपीय प्रभुत्व के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन बनाने की ओर मुड़ चुकी थी। पर अफसोस 1801 का ये विरोध सफल नहीं हो सका और इसके नतीजे काफी गंभीर थे। 31 जुलाई 1801 की कर्नाटक ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ने पूरे तमिलागम पर सीधा कंट्रोल कर लिया
पुरानी परंपरागत पलाया करार व्यवस्था जड़ से खत्म कर दी गई, किले तोड़ दिए गए और सेना भंग कर दी गई। एक तरह से स्थानीय चीफ्टन्स का पूरा दौर वहीं समाप्त हो गया। अब आते हैं 20वीं सदी में हमारे चौथे सेक्शन पर, संगठित प्रतिरोध। लोकल चीफ्टन्स के खत्म होने के बाद क्रांति का रूप कैसा हो गया था, आइए इस पर गौर करते हैं। यहाँ इन दो अलग अलग दौर को आपस में कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ देखिए, शुरुआती पॉलीगार्ड्स थे, उनकी लड़ाई जमीन के लिए थी, इमीडिएट टैक्सेस का विरोध थी। पर दूसरी तरफ 20वीं सदी को देखिए, अब लड़ाई पूरी तरह से विचारधारात्मक थी। ये नए लोग स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी नेटवर्क बना लिए थे। मतलब अब सीधा हमला सिस्टम पर था, और वो भी पूरी राष्ट्रवादी विचारधारा के दम पर। इस नए दौर को समझने के लिए V.O. चिदंबरम की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की कहानी बहुत मायने रखती है। ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी थी, बल्कि ब्रिटिश मोनोपोली के खिलाफ एक ऐलान जंग थी। इसे एक बड़ी राष्ट्रीय नैतिक जीत के रूप में देखा गया, जिसने आगे चलकर आम लोगों के अंदर क्रांति की आग और तेज कर दी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन चुप नहीं बैठा। 1911 के आते आते कई ऐसी सख्त प्रशासनिक कार्रवाइयां हुईं जिन्होंने लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कलेक्टर रॉबर्ट ऐश ने पहले तो उस स्वदेशी शिपिंग कंपनी को दबाया, नेशनलिस्ट नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे ठोपे, और फिर 1908 के तिनेवेली दंगों में पुलिस को हिंसा की खुली छूट दी। इन्हीं सब परेशानियों का नतीजा था कि भारता माता संगम जैसे गुप्त क्रांतिकारी समाज उभरे, जो तेजी से युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे थे। और फिर आया 17 जून 1911 का वो दिन, जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 25 साल के वंचनाथन ने मान्याची रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर रॉबर्ट आश की हत्या कर दी। ये जानना जरूरी है कि आश दक्षिण भारत में मारे जाने वाले एकमात्र उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी थे। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद वंचनाथन ने खुद को भी गोली मार ली। ये पूरा वाकया इस बात का सबूत था कि विरोध के तरीके अब कितने रैडिकल और विचारधारात्मक हो चुके थे। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अध्याय सारांश। एक बार इस पूरे ऐतिहासिक सफर के डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। अगर हम इन ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ें तो क्रांति का पूरा एवोल्यूशन क्लियर हो जाता है। 1750 के दशक में कोने ने अपनी जमीन के लिए हथियार उठाए, फिर 1801 में एकता का आह्वान हुआ। 1911 तक आते आते वंचिनाथन ने सिस्टम पर सीधा हमला किया, और अंततः 1932 में तिरुप्पुर कुमारन जैसे वीर हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए शहीद हो गए। ये एक लंबा सफर था, जो लोकलाइज्ड गुस्से से शुरू होकर पूरी तरह से राष्ट्रीयता पर पूरा हुआ। तो इस स्टडी गाइड से हमारी की टेकअवेज क्या निकल कर आती हैं? पहला, ब्रिटिश की लालच भरी रेवेन्यू पॉलिसीज ने सदियों पुरानी पलायन व्यवस्था को सिस्टमैटिकली तोड़ दिया। दूसरा, इसके विरोध में कोने जैसे सरदारों ने शुरुआत में लोकल लेवल पर बगावत की। तीसरा, लगातार मिलती हार के कारण 1801 तक यह परंपरागत सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया। और चौथा, इन्हीं सब के नतीजे में 20वीं सदी के विद्रोही गुप्त नेटवर्क बनाकर एक पूरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी के साथ सिस्टम से लड़ने मैदान में उतरे। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहराई वाला सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर कैसे इन शुरुआती क्षेत्रीय विद्रोहों ने आगे चलकर उस विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने पूरे देश को आज़ादी दिलाई? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि ये वही क्रांतिकारी विरासत थी जिसने आने वाले कई दशकों तक आज़ादी की मशाल को बुझने नहीं दिया। आज की इस स्टडी गाइड चर्चा में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक विकास पर विचार जरूर कीजिएगा।